हेलो एवरीवन। तो मैं आ गई हूँ फिर से एक और व्लॉग लेके। जो लोग मेरे साथ आज पहली बार जुड़ रहे हैं उन्हें मैं बता दूँ कि मेरे इस यूट्यूब चैनल में मैंने ऑलरेडी अपने लाइफ के 3 चैप्टर्स के बारे में डिस्कस की है। चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 के नाम से आपको ऑलरेडी मिलेंगे कुछ वीडियोस। एंड मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि पहले आप वो सारे चैप्टर्स सुन ले, मेरी वीडियोस देख ले और फिर मेरा ये वाला वीडियो देखें, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं क्या बोल रही हूँ। बेसिकली मैं आपके साथ अपने लाइफ के बहुत सारे इंसिडेंट्स शेयर करती हूँ ताकि उनमें से शायद किसी ना किसी को कुछ सीख मिले, बिकॉज़ बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स का सामना करी हूँ मैंने लाइफ में। और मैं चाहती हूँ कि मैं जिन सब एक्सपीरियंसेस के साथ ये वीडियोस बना रही हूँ उन एक्सपीरियंसेस से आप लोगों को कुछ सीखने को मिले। एंड मे बी मैंने अपने लाइफ में जो गलतियाँ की है, मेरी बातें सुन के शायद वहाँ कोई ऐसा होगा जो ऐसी गलतियाँ ना करे। तो इस वीडियो में मैं अपने लाइफ के 4th चैप्टर डिस्कस करना शुरू करूँगी। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि मेरी शादी हुई, तो मैं ये वाला वीडियो उसी सिलसिले में कर रही हूँ जिसमें मैं बताऊँगी कि मेरी शादी कैसे हुई। एक वीडियो में मैं पूरी बात शायद कवर ना कर पाऊँ, तो मुझे फिर 1-2 वीडियोस इस सेम टॉपिक में बनाना पड़ेगा, पार्ट 1, 2, 3 करके, बिकॉज़ मैं कोई भी एक वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहती। तो आई जस्ट रिक्वेस्ट यू गाइज टू फॉलो ऑल द चैप्टर्स। ओके, मेरे साथ जुड़े रहिए। तो बात हुई कैसे शुरुआत। ओके, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। 2018 वहाँ से पूरी सिलसिला शुरू हुई। मैं एक कंपनी में जॉब कर रही थी। वहाँ पे मेरी मुलाकात हुई इस शख्स के साथ जिनके साथ मेरी शादी हुई बाद में। उस वक्त आई वॉज़ 29 एंड ही वॉज़ 25, बट वो उस कंपनी में मेरे पहले से ही थे, इसलिए मेरे सीनियर थे, पोजीशन में मुझसे ऊपर में थे। मैं न्यू कमर थी उस कंपनी में, तो एज ए न्यू कमर मैं सबसे घुल मिल रही थी, जान पहचान कर रही थी। और जैसे मुझे पता चला ये मेरे सीनियर हैं, तो मुझे ऑब्वियसली सीनियर के साथ तो कॉर्डियली पेश आना ही था। एंड सीनियर होने के नाते वो और ज़्यादा अपना रौब जमाते थे कि मैं बुलाऊँ तो आना पड़ेगा, बिकॉज़ मैं सीनियर हूँ, मेरी बात मानना पड़ेगा। और उनका पोजीशन भी काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में था कि मैं उन्हें ऐसे टला नहीं सकती थी। ही बिलोंग टू यू नो एक ऐसा पोजीशन जिस पोजीशन में रहते हुए किसी इंसान के साथ अगर मैं रूडली बिहेव करूँ तो मेरे जॉब को ख़तरा हो सकता है। तो इसलिए मुझे उस शख्स के साथ कॉर्डियली पेश आना ही था। वैसे मुझे पहले पहले वो इतने बुरे भी नहीं लगे थे कि मैं बात ना करूं उनके साथ। तो एक्चुअली मामला ये हुआ कि जिस दिन मैं पहली दिन उस ऑफिस में गई थी, मेरा फर्स्ट डे था, वहाँ मैं एकदम लास्ट में बैठी थी। उसके बाद वहाँ पे जाने का और कोई जगह नहीं था, बट आई केप्ट सेइंग कि ये जो आदमी है ये बार बार वहाँ पे आ रहा है। वो आखिर तक उस रूम का जो लास्ट वाला सेक्शन है वहाँ पे मैं बैठी थी, तो उसके आगे जाने का और कोई जगह था नहीं, बट ये आदमी बार बार वहाँ आ रहा था। तो मैंने फिर उनसे पूछा, डू यू वांट समथिंग, बिकॉज नहीं तो कोई इंसान वहाँ क्यों आएगा, वो तो रूम का एंड है ना, लंबा सा रूम है, रूम में बाकी सारे जगह छोड़ के वो आदमी वहाँ क्यों आ रहा है, वहाँ सिर्फ मैं ही बैठी हुई हूँ और वहाँ से पास करके कहीं और जाने का जगह है नहीं। सो नेचुरली आई आस्क्ड हिम कि डू यू वांट समथिंग। तो वैसे हमारी बातें शुरू हुई एंड आई लेटर ऑन अंडरस्टूड कि वो कर ही रहा था ताकि मैं इनिशिएट करूँ कन्वर्सेशन, ताकि मैं उनसे बात करूँ। तो उसी सिलसिले में हमारी हाय हेलो हुई, जान पहचान हुई। उन्होंने अपना नाम बताया और मैं अपनी इंट्रोडक्शन दी। सो दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। फिर उन्होंने बताया कि वो मेरे सीनियर है, उनका पोजीशन उन्होंने बताया। उन्होंने फ्रेंडली नेचर में बताया कि सिंस यूर न्यू, तुम्हें कभी भी कुछ भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझसे आके बात करो, कोई हेल्प चाहिए मुझे बताओ। तो नए नए ऑफिस में ऑब्वियसली जहाँ मैं किसी को नहीं जानती हूँ, वहाँ कोई इतने सीनियर लेवल के इंसान आके मुझसे बात करेंगे तो आई विल डेफिनेटली लाइक दैट, राइट। एंड शक्ल सूरत से तो वैसे है ही हैंडसम, तो मुझे अच्छा लगने लगा।
ऐसे करते करते दिन जितने गुजरते गए, आई एम सीइंग कि वो बहुत ज़्यादा ही मुझसे बात कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा वक्त बिता रहे हैं मेरे साथ। और इनिशियली मैं अपने काम पे पूरी फोकस दे रही थी एंड आई वाज वेरी गुड एट माय वर्क। तो आई वाज कमिंग इनटू नोटिस, सब लोग मुझे नोटिस करने लग गए कि एक नई लड़की आते ही इतना ज़्यादा फेमस हो गई बिकॉज आई वाज डूइंग वेल इन वर्क। तो जैसे मैं अपना टारगेट्स अचीव करने लग गई, मैं बहुत ज़्यादा कंपनी को सेल्स देने लग गई थी बिकॉज इट वाज अ सेल्स ओरिएंटेड कंपनी। तो मेरी एक पोजीशन बन गई, रिकॉग्निशन मिलना शुरू हो गया, सबकी चहेती बन गई मैं। दैट वाज माय लक, बिकॉज ऑफ माय हार्ड वर्क आई हैड अर्नड दैट पोजीशन। लेकिन मुझे ऐसा फील करवाया गया, उन्होंने मुझे ऐसा फील करवाया कि देखो मेरे साथ तुम जुड़े रहो, मेरी फ्रेंड बन के रहो, तो मैं ऐसे ही तुम्हारा बहुत जल्द प्रमोशन करवा दूंगा, मैं ऐसे ही तुम्हें फेमस बना दूंगा बिकॉज सिंस यू आर विथ मी, इसलिए तुम इतने नोटिस में आ रही हो। दो इट वॉज इन दैट, मैं नोटिस में आ रही थी बिकॉज आई वॉज डूइंग वेल इन जॉब, लेकिन मुझे ऐसा फील करवाया गया कि मैं नोटिस में इसलिए आ रही हूँ और मेरी सेल्स वगैरह जो भी सब लोग देख रहे हैं, दैट इज़ बिकॉज मैं इनके साथ फ्रेंड्स हूँ। और बस चंद दिनों में, विद इन अ वीक्स टाइम, आई स्टार्टेड गेटिंग इंसेंटिव्स एंड पीपल वर टॉकिंग अबाउट माई प्रमोशन। तो मुझे बहुत अच्छे लगने लगे ये इंसान कि वाओ, इनके आने से मेरी ज़िंदगी इतनी बेहतर होने लग गई है। सो आई वॉज ट्राइंग टू स्पेंड मोर टाइम विथ हिम। बट फिर मैंने नोटिस किया 1 महीने के अंदर ही कि वो मुझे अपना काम करने ही नहीं दे रहे हैं। मैं अपने डेस्क पे बैठ के जब भी काम करने बैठ रही हूँ, वो मुझे बुलाने लग गए कि जब भी, मतलब दिन में 150 बार बुलाने लग जाते थे। एवरी टाइम आई हैड टू गो बिकॉज इट फेल्ट लाइक अ प्रेशर कि अगर मैं नहीं जाऊँगी तो मे बी ही विल जस्ट टेक अवे एवरीथिंग। मे बी मैं जो रिकॉग्निशन मुझे यहाँ मिल रहा है वो शायद मैं खो बैठूँ। मुझे ऐसा डर लगने लगा। तो लेसन नंबर 1 जो मैं यहाँ पे सबको कहना चाहती हूँ, दैट इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट, अगर आपको लगता है कि जो काम आप कर रहे हो उसमें आप अच्छे हो ना, डोंट लेट एनीबडी बुली यू। डोंट कम टू दिस कंक्लूजन कि किसी और की वजह से तुम्हें वो रिकॉग्निशन मिल रही है। रिकॉग्निशन तुम्हें अपने काम की वजह से मिलता है, अपने एफर्ट्स की वजह से मिलता है, ना कि किसी और के वजह से। तो कोई वो चीज़ तुमसे छीन नहीं सकता है। ये मेरी बेवकूफ़ी थी दैट मुझे लगा कि मेरी रिकॉग्निशन या मेरी जो भी एफर्ट्स है वो छिन जाएगी मुझसे एक इंसान की वजह से। बट आई वॉज रॉन्ग। वहाँ पे मैंने गलती की और मैं उनके साथ ज़्यादा समय बिताने लग गई, विच स्टार्टेड बिकमिंग डेट्रीमेंटल। उल्टा अभी मेरे काम पे वो अफेक्ट होने लग गया और मैं अपना काम पे उतना ध्यान नहीं दे पा रही थी बिकॉज आई वॉज गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड बाय हिम। जब मिलते थे तो बहुत प्यारे प्यारे बातें करते थे, रोमांटिक होते थे, ऐसे जो नॉर्मल लोग इनिशियली रिलेशनशिप में करते हैं। तो वो सब चिकनी चुपड़ी बातें मुझे अच्छे लगने लग गए थे और मेरी ध्यान हट रही थी मेरे काम से। तो मैं अपने काम पे उतना अच्छा कर नहीं पा रही थी जितना मैं आते ही इतना सेल्स देने लग गई थी, आते ही इतना पोजीशन हासिल कर ली थी। वो अभी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा था। तो लेसन नंबर 2 दैट आई वांट टू डिस्कस विथ यू इज़, इस तरह ऑफिस रोमांस में इन्वॉल्व होना अफेक्ट्स योर वर्क। ठीक है, अगर आप किसी ऑफिस में हैं और वहाँ पे आप किसी के साथ, किसी कोलीग के साथ रोमांटिक रिलेशनशिप में चले जाते हो, तो मुश्किल ये होता है कि काम पे ध्यान देना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। उतना आसानी से हम काम पे ध्यान नहीं दे पाते हैं एंड दैट अफेक्ट्स योर जॉब। ओके, so please keep that in mind before you start feeling romantic about somebody at work. Please realize this कि ऐसा ना हो कि उसके वजह से आपके काम पे ये चीज़ अफेक्ट हो। तो ऐसे जितने दिन जाते रहे मेरे काम पे मैं फोकस नहीं कर पा रही थी और मेरी परफॉर्मेंस ख़राब हो रही थी। तो हायर अथॉरिटीज़ से मुझे वार्निंग मिला कि ये क्या हो रहा है, तुम ऑलरेडी अपनी एक बहुत हाई स्टैंडर्ड बना चुकी हो, हमारे एक्सपेक्टेशंस बहुत है तुमसे, और अचानक तुम इतनी पुअर परफॉर्मेंस क्यों करने लग गई। तो ये बात मुझे बहुत अफेक्ट होने लग गई, मैं मेंटली बहुत स्ट्रेस में आ चुकी थी। तो राइट एट दैट टाइम ये इंसान
मुझे कहते कि ठीक है स्ट्रेस रिलीफ करो, मुझसे आके मिलो एंड लेट्स हैव अ चैट। तो मैं इनसे जब मिली तो इन्होंने कहा कि ये काम वाम तो ठीक है, काम वाम तो होता रहेगा, बट व्हाट आर यू प्लानिंग अबाउट योर पर्सनल लाइफ, व्हाट अबाउट मैरिज एंड ऑल, आर यू इन अ रिलेशनशिप? सो वी स्टार्टेड हैविंग दैट काइंड ऑफ अ कन्वर्सेशन। अभी जान पहचान के कुछ ही वीक्स हुए थे, तो हम एक दूसरे को उतने अच्छे से जानते भी नहीं थे, तो वी वर इनिशियली डिस्कसिंग अबाउट आवर पर्सनल लाइफ एंड एवरीथिंग। तो मैंने उन्हें बताया कि हाँ मेरे लिए रिश्ते देखे जा रहे हैं, क्योंकि मैं ऑलरेडी 29 की हो चुकी हूँ, इसलिए मेरे घर वाले ऑलरेडी मेरे लिए रिश्ते देख रहे हैं एंड एज ऑफ नाउ आई एम नॉट इन एनी रिलेशनशिप। और अगर कोई सूटेबल रिश्ता आ जाता है then I'll get married, सीधा मैरिज, आई एम नॉट गोइंग टू गेट इनटू रिलेशनशिप्स एंड ऑल। बिकॉज मुझे तो पता था ना कि मैंने ऑलरेडी कितने सारे फेल रिलेशनशिप्स मेरे साथ हो चुके हैं, दो आई डिडंट डिस्कस ऑल दैट विथ हिम, बट तो उन्होंने फटाक से मुझसे शादी की बात कर ली, straight away without any building up. अचानक out of the blue he proposed to me. He said तुम्हें मैं कैसा लगता हूँ? And I was like अच्छे, in what sense? Then he said देखो मैं तुम्हें पसंद करता हूँ and I would like to take this further. तो मैंने उन्हें, it didn't even strike me what he's trying to say, because I mean hardly how can I understand, just मिले हैं कुछ वीक्स पहले, तो मैंने ठीक से जानती तक नहीं हूँ, मैं कैसे एक्सपेक्ट कर लूँ कि ये शादी की बात कर रहे हैं। मुझे लगा कि टाइम पास, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, कुछ ऐसी बातें होगी। तो मैंने डायरेक्टली उन्हें कहा कि आई अंडरस्टैंड यू लाइक मी, बट मेरी शादी की बात मैं कह रही हूँ, दैट मैं डायरेक्टली शादी करूँगी, मेरे रिश्ते देखे जा रहे हैं, आई डोंट वांट टू बी इन्वॉल्व्ड इन एनी अफेयर्स एंड ऑल। So I'm already 29 and I've passed that age, casual relationships and all that मुझे नहीं करनी है। Plus don't take me wrong, but you're younger to me. I mean आप मेरे senior हैं, but उम्र में तो आप मुझसे छोटे हैं, तो how can this work out? But then he told me that yes, I do realize कि मैं तुमसे उम्र में छोटा हूँ, लेकिन एज इज़ जस्ट अ नंबर एंड इट रियली डजंट मैटर। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और मैं बहुत सीरियस हूँ तुम्हारे लिए। एंड मैंने कब कहा कि मुझे टाइम पास करना है? मैंने कब कहा कि मुझे कोई नॉर्मल बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रिलेशनशिप चाहिए? आई एम टॉकिंग अबाउट मैरिज। अगर तुम्हारे घर से रिश्ते देखे जा ही रहे हैं, तो क्यों ना मैं तुम्हारे घर रिश्ते लेके जाऊँ? तुम्हें मैं पसंद हूँ ना, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तो क्यों ना हम एक दूसरे से शादी करें? मैं तो शादी का ही बात कर रहा हूँ। एंड आई वॉज लाइक शॉक्ड। मैंने उसी वक्त कहा कि यू मस्ट बी किडिंग मी, वी हार्डली नो ईच अदर, आप इतना जल्दी शादी की बात कैसे कर सकते हैं? देन ही सेड दैट देन स्टार्ट टू नो मी। एंड विद इन 3 days वो कांस्टेंट मुझसे बात करने लग गए अपने लाइफ के बारे में, मेरे लाइफ के बारे में पूछने, मेरे फैमिली के बारे में। एंड जितनी ने बातें होती थी नॉर्मली, उससे कई गुना ज़्यादा बातें बढ़ गई। मैं ऑफिस में रहती थी तो आधा वक्त मुझे उनसे बात करने में लग जाना था, ब्रेक टाइम्स वगैरह वगैरह। मैं वहाँ से निकलती थी, कांस्टेंट मेरे साथ फ़ोन पे रहते थे जब तक कि मैं घर ना पहुँच जाऊँ। घर पहुँच के मुंह हाथ धोने तक का 10 मिनट का कुछ ऐसा हम फ़ोन रखते थे, उसके बाद वापस से बातें करने शुरू हो जाते थे, अनटिल आई यूज्ड टू स्लीप। खाना खाते खाते बात करते थे, सोने जाते थे, जस्ट सोते वक्त तक बात करते थे, फिर उठते ही वापस से फ़ोन। इट वॉज टू मच ऑफ टॉकिंग, यू नो, टू मच। और मुझे आहिस्ता आहिस्ता वो अच्छे लगने लगे। इन दिनों जो बातें हो रही थी उतने में all that I could understand is कि he is very lonely and his parents are not there, वो orphan है। वो एक्चुअली he was a orphanage से उनको उनके पेरेंट्स ने अडॉप्ट किया, और उनके पेरेंट्स फिर गुजर गए एंड नाउ ही इज़ ऑल अलोन इन दिस वर्ल्ड, ही डजंट हैव एनीवन। तो ऐसा उन्होंने मुझे एक पिक्चर दिया, और इसलिए उन्होंने कहा कि दैट्स द रीज़न व्हाई आई एम ऑल अलोन।
और इसीलिए मैं शादी करना चाहता हूँ बिकॉज़ मुझे अपनी परिवार चाहिए एंड मुझे भी चाहिए कि मैं घर आके मुझे घर आना पसंद है। मतलब आई वांट टू गो होम एंड फील कि कोई है वहाँ पे मेरे लिए वेट कर रहा है। ऐसे नहीं तो मुझे घर जाने का मन ही नहीं होता है। मैं रास्ते में भटकता हूँ, मुझे घर जाने का कोई लगाव नहीं होता है क्योंकि खाली घर में मैं जाके क्या करूँगा। एंड वो ऑनेस्टली मुझे बोले कि आई हैव बिकम एडिक्टेड टू सर्टेन थिंग्स, और जो मैं इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज ऑफ माई डिप्रेशन, बिकॉज ऑफ माई लोनलीनेस, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ टू गिव अप ऑन माई एडिक्शंस। तो ही वॉज ऑनेस्ट अबाउट हिज एडिक्शन। तो आई स्टार्टेड फीलिंग कि हाँ ठीक है, मैं कर सकती हूँ ये चीज़, मैं उनके साथ रिलेशनशिप में आ सकती हूँ एंड आई कैन कंसिडर मैरिज विथ हिम बिकॉज कहीं ना कहीं मैं भी लोनली थी। आई स्टार्टेड एसोसिएटिंग माई प्रॉब्लम्स विथ हिज लाइफ। मैं ये कंपेयर करने लग गई थी कि कहीं ना कहीं मेरे कहानी के साथ इनकी कहानी भी बहुत एक जैसी है। आई हैव अ फैमिली, बट मेरे फैमिली होते हुए भी मैं उन लोगों के साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं रखती हूँ, मेरे रिश्ते उनके साथ सही नहीं है। तो कहीं ना कहीं मैं भी लोनली हूँ, वो भी लोनली है। ही इज़ ऑल्सो वॉन्टिंग अ फैमिली ऑफ हिज ओन, आई ऑल्सो वॉन्ट अ फैमिली ऑफ माई ओन। हियर आई वॉज डाइंग टू गेट अ फैमिली ऑफ माई ओन क्योंकि मेरे पास जो फैमिली ऑलरेडी थी, मैं उस फैमिली के साथ खुश नहीं थी। मुझे अच्छा नहीं लग रहा था उनके साथ रहना या उनके बर्ताव या जो भी है। मेरे डिफरेंसेस ऑलरेडी आप लोगों को पता है। आप लोग जिन्होंने मेरे पहले वीडियोस देखे हैं उन्हें पता है कि मेरी रिलेशनशिप, आप लोगों ने मेरे पहले के वीडियोस देखे हैं तो आप लोगों को पता होगा कि मेरे डिफरेंसेस कितने हैं मेरे फैमिलीज़ के साथ। तो आई ऑलवेज फेल लाइक अ ब्लैक शीप इन माई फैमिली, इसलिए इनको भी देख के लग रहा है कि ये भी एक अपने फैमिली के एक ब्लैक शीप है। एंड ही ऑल्सो डजंट गेट अलॉन्ग विथ हिज फैमिली, ही इज़ ऑल्सो मिसअंडरस्टूड बाय हिज फैमिली। तो इनके फैमिली के बाकी जो रिलेटिव्स हैं उनके साथ इनका कोई कनेक्शन नहीं है, कोई nobody keeps contact with him after the parents' death। ये भी बहुत लोनली है जैसे कि मैं। इसलिए मुझे लगा कि ठीक है, हमारी जोड़ी सही रहेगी। वी विल बिकम ईच अदर्स वर्ल्ड, ही विल बी ऑल दैट आई हैव एंड आई विल बी ऑल दैट ही हैज़। तो जिनका कोई नहीं है, अगर मैं उनका सब कुछ बन जाऊँगी तो डेफिनेटली ही विल गिव ऑल हिज अटेंशन टू मी बिकॉज कहीं ना कहीं येस आई वॉज अटेंशन सीकर। कहीं ना कहीं मुझे चाहिए था अटेंशन, जो अटेंशन मुझे अपने फैमिली ने कभी नहीं दी, जो प्यार अपने फैमिली से मुझे कभी नहीं मिली, जो एक्सेप्टेंस मुझे कभी अपने फैमिली से नहीं मिली। आई वॉज क्रेविंग फॉर दैट। और मुझे लगा कि जिनकी लाइफ में कोई नहीं है वो इंसान ये सब कुछ मुझे ही तो देगा, और किसे देगा? अपना सारा वक्त मुझे ही तो देगा बिकॉज अभी तक ये इंसान मुझे इतना टेंशन दे रहा है, इतनी बातें करता है, इतना अपना सारा वक्त मेरे साथ गुजारता है। तो व्हाट एल्स डू आई नीड? यही सब मेरे लिए ना बहुत बन चुका था, सब कुछ बन चुका था। मैं इसके बियॉन्ड और कुछ नहीं देखी। ही टोल्ड मी कि इनके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा वेल टू डू फैमिली से नहीं थे एंड फिर इन्होंने बताया कि इन्होंने अपनी लाइफ बहुत मुश्किल में कटी है, बहुत स्ट्रगल्स किए हैं, एजुकेशन अच्छे से नहीं कर पाए हैं। तो इन्होंने बताया इनके लाइफ के स्ट्रगल्स के बारे में, पैसों की तंगी के बारे में, और भी बहुत सारी चीज़ें जो सुन के मुझे बहुत बुरा लगा। तो वन थिंग आई वुड लाइक टू पॉइंट आउट यहाँ पे कि कोई भी रिश्ते में ना अगर ये वाला फीलिंग आ जाए कि आप एक दूसरे के लिए पिटी फील कर रहे हैं, पिटी मतलब तरस खा रहे हैं, तो वो चीज़ अच्छी नहीं होती। तरस के बेसिस पे, पिटी के बेसिस पे ना कभी कोई रिश्ता शुरू मत कीजिए। किसी रिश्ते का बुनियाद वो मत बनाइए, फिर कहीं ना कहीं मुश्किल आ ही जाती है उस चीज़ को करने से। बट दैट्स व्हाट वी डिड एंड वो सबसे अहम प्रॉब्लम थी हमारे रिश्ते में। दैट मुझे लगा कि मैं एक वेल टू डू फैमिली से हूँ, जैसी भी है मेरी फैमिली इन्हें एक्सेप्ट कर लेंगे। एंड बिकॉज मेरी फैमिली को क्या चाहिए? मेरी फैमिली को चाहिए कि मेरी शादी हो जाए, मैं अपनी घर की हो जाऊँ, मैं उनके सर से उतर जाऊँ, है ना। अगर ये लड़का तो वैसा अच्छा है, ठीक है ना,
तो अगर ये मेरे घर पे रिश्ते लेके जाएंगे और आई डोंट अपेरेंटली सी एनी रीज़न जिनके वजह से मेरे घर वाले ना बोलेंगे. हाँ, एज कैन बी एन इशू, बट दैट्स नॉट दैट बिग अ डील. एंड देन अगेन मेरे फैमिली के उतने भी नखरे नहीं होंगे, दे विल एक्सेप्ट. तो मेरे फैमिली के पास काफ़ी अच्छे खासे पैसे है, घर चाहिए रहने के लिए, दैट्स अरेंजेबल. या तो हम अपने घर में रह सकते या फिर घर अरेंज हो जाएगा. वैसे उस टाइम पे ये आदमी जहाँ पे रह रहा था, दैट वाज जस्ट 1 RK, एक ही रूम था, 1 BHK भी नहीं था, एक ही रूम था. वो होता है ना, एक छत का कमरा, एक अपार्टमेंट में एक छत का कमरा खाली था, वहाँ पे ये रह रहे थे, अकेले रहते थे. इनके पास वहाँ पे कुछ भी नहीं था, जस्ट एक खटिया था, इतना ही बस. उनका अपना कुछ 3-4 कपड़े थे बस, और कुछ नहीं था. एक सूटकेस में 3-4 कपड़े और एक खटिया उस कमरे में, बस इतना ही, और कुछ नहीं था. तो मैंने उनसे कहा कि देखिए, मैं यहाँ पे तो नहीं रह सकती आपके साथ. तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, हम यहाँ क्यों रहेंगे, शादी की बात होगी तो मैं एक बेहतर कमरा देख लूँगा अपने लिए, हम दोनों के लिए. विल शिफ्ट टू अ बेटर प्लेस. एंड फिर मुझे लगा कि ठीक है, अगर वो वर्कआउट नहीं भी करता है तो वी हैव फ्लैट्स. मेरे घर वालों के पास कुछ फ्लैट्स है जिनमें कोई नहीं रहता है, तो वी कैन शिफ्ट देयर, वी कैन स्टे देयर एज वेल. ये मेरे दिमाग में था, मैंने उन्हें बताया नहीं, बट मुझे लगा कि वी कैन वर्क दिस आउट. और बाकी के सेटल होने के लिए जो भी थोड़ा बहुत चाहिए वो हो जाएगा, वो मेरे घर वाले हेल्प कर देंगे. एंड आहिस्ता आहिस्ता हम लोग दोनों ही काम करेंगे, तो विल फिगर इट आउट. तो ऐसे मैंने देख लिया कि चलो, कोई अपेरेंट रीज़न तो नहीं है ना करने का शादी. और शादी कहाँ, हम अभी के अभी कर रहे हैं, थोड़ा वक्त लेंगे, उसमें हो जाएगा सब कुछ अरेंज. ऐसा सोच के मैंने उन्हें कहा कि ठीक है, आप आइए मेरे घर वालों से मिलने. तो वो जैसे मेरे घर में गए, उनका ऐसा करिश्मेटिक अप्रोच है, कैरेक्टर है, जिस तरह से वो अपने आप को पोर्ट्रे करते हैं, नो, द बॉडी लैंग्वेज, द वे ही टॉक्स, इज़ वेरी स्मार्ट. एंड मतलब देखते ही आपको अच्छा लग जाएगा. तो वो ऐसे ही इंसान है, सबको लुभाना आता है उन्हें, यू नो. तो जब पहली बार मेरे घर गए तो मेरे मम्मी, मेरे दादा दादी सब वहाँ पे थे. तो वो ना पहले से मेरी मम्मी को मॉम बुलाने लग गए, दादा दादी को दादी दादा बुलाने लग गए. तो उन्होंने मेरी मम्मी के साथ बहुत प्यारा से एक हग करके उन्हें कहा कि आई डोंट हैव अ मॉम, तो मैं आपको मॉम बुलाऊँ, आपको एतराज़ तो नहीं है. तो द वे ही सेड दैट ना, कोई भी ना नहीं बोल सकता है. एंड तो ठीक है, मेरी मम्मी ने उन्हें हाँ बोल दिया. एंड ही स्टार्टेड कॉलिंग माई मदर फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे. दादी दादाजी के साथ बहुत प्यार से पेश आया. बुज़ुर्ग इंसान है तो ऐसे हाथ पकड़ के उठाना, हेल्प करना बैठने के लिए. कुछ भी करने जाते थे तो कहते आप क्यों कर रहे हो, मैं कर देता हूँ, यू नो. तो घर आते ही एक अपनापन जैसा होने लग गया. तो सबका दिल जीतना बहुत आसान होता है उस तरीके से. तो ही डिड दैट बहुत ही आसान तरीके से. इस तरह सबके साथ घुल मिल गए जैसे कि लगे ही नहीं कि पहली बार मिल रहे हैं. ठीक है, तो सबको बहुत पसंद आया. बस सबने बस इतना ही बात बोला कि तुम्हारे ख़ानदान में कोई तो होगा बात करने के लिए, रिश्ते की बात एंड ऑल दैट, किसी के साथ तो मुलाकात करवाओ. तो वही सेम चीज़ उन्होंने जैसा मुझे बताया था कि मैं अनाथ हूँ, मेरे पेरेंट्स गुजर गए हैं, एंड मेरे फैमिली में और कोई मेरे साथ कोई रिश्ता नहीं रखता है, तो और कोई नहीं है जिन्हें मैं यहाँ ला सकूँ या रिश्ते की बात करवाऊँ. दो इट वॉज डिफ़िकल्ट फॉर अस टू एक्सेप्ट दैट. लेकिन अब हम क्या करें, सामने वाला इंसान हमें जितना इंफॉर्मेशन देगा उसके अलावा और हम कहाँ से निकालें, क्या करें. नंबर भी मांगे तो किन का नंबर मांगे, और वो देना भी नहीं चाह रहे थे. ये सर, मैं किसी के साथ टच में नहीं हूँ, मेरे पास किसी का नंबर नहीं है. तो कोई ऐसा बोलेगा तो हम क्या कर सकते हैं, कहाँ से तफ्तीश करेंगे. तो ऑफिस के जो उनसे भी ज़्यादा सीनियर लेवल के लोग थे, उनमें से एक दो जन को हम जानते थे. तो मैं ऑफिस में ही उनसे
पूछने लग गई तफ्तीश के तौर पे अबाउट दिस पर्सन कि हाउ ही इज़ एंड एवरीथिंग। तो सबके पास से मुझे अच्छा रिव्यू मिलने लग गया कि हाँ वेरी गुड गाय, वेरी गुड गाय। दैट्स ऑल द इंफॉर्मेशन आई हैड। तो मेरे घर वालों ने कहा कि ठीक है, वैसे तो हमें रिश्ते से कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन हमें कुछ वक्त चाहिए। आप वैसे भी आपका उम्र अभी सिर्फ 25 का है, 25 में आजकल के कोई भी लड़के शादी नहीं करते, तो आप थोड़ा वक्त लीजिए, 1-2 साल लीजिए ना, थोड़ा सेटल हो जाइए, उसके बाद शादी करते हैं। शादी हम लोग ठीक है करेंगे, बट टेक सम टाइम, हमें भी एक दूसरे को जानने का मौका मिल जाएगा एंड ऑल दैट। सो ये बातें मैंने भी उनसे करी और मेरे घर वालों ने भी की उनसे, बट उन्हें कुछ इस चीज़ में ख़ास इंटरेस्ट नहीं था। ही सेड दैट नहीं, शादी अभी होना चाहिए, शादी धूमधाम से करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं और एक छोटी सी रस्म कर लेंगे, फिर एक साथ रहने लग जाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता सब होता रहेगा, जो भी आप लोग कह रहे हैं वो आहिस्ता आहिस्ता होता रहेगा। और उम्र का क्या है, नॉट दैट नोबडी गेट्स मैरिड एट 25। ठीक है, मैं मानता हूँ मैं अभी भी लाइफ में सेटल नहीं हुआ हूँ, लेकिन हम दोनों साथ मिलके हो जाएंगे, कर लेंगे, इसमें ये डिले करने की क्या ज़रूरत है। तो बहुत ज़्यादा फोर्स करने लग गए। इतने में ऐसा हुआ कि मेरे घर वाले फिर राज़ी हो गए कि चलो ठीक है, बिकॉज़ उन्हें भी तो कुछ खास करना नहीं था, अरेंजमेंट्स वगैरह, उन्हें भी तो जितना शॉर्टकट में होना था मुझे फारिग करना था, घर से निकालना था। तो उन्होंने कहा था चलो ठीक है, फिर डन। अब जब रिश्ते की बात हो चुकी, ऑफिस में इन दिनों ऑब्वियसली सिंस आई एम गेटिंग सो बिजी विद ऑल दिस, मैं कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रही हूँ काम पे, तो आई एम गेटिंग वार्निंग्स आफ्टर वार्निंग्स दैट माई परफॉर्मेंस इज़ नॉट दैट गुड। तो जब ये सब बातें होने लग गई, तो इन्होंने ना ऑफिस में एक ऐसा सीन बनाया कि मुझे बुला के सबके सामने उन्होंने अनाउंस कर दिया कि ये मेरी मंगेतर है, हम दोनों शादी करने वाले हैं। तो सब लोग ना उसमें एक्साइटेड हो गए, सब लोग फिर मेरी परफॉर्मेंस वगैरह शैडो होने लग गई, और सब लोगों का ध्यान फिर इस चीज़ में आ गया कि ओ माय गॉड, ये हाउ कम ये चीज़ इतना जल्दी हो गया, आई मीन ओ माय गॉड व्हाट, यू नो, सब लोगों का ध्यान फिर इसी चीज़ में आ गया। एंड फिर हायर अथॉरिटीज़ के साथ मेरी एक मीटिंग हुई, जहाँ पे मैंने देखा ये भी मौजूद है, मुझे एक कॉन्फ्रेंस रूम में बुलाया गया और ये भी वहाँ पे मौजूद थे। तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी दैट ही विल बी देयर, बट ही वॉज देयर। एंड जब सारे सीनियर्स मुझसे बात कर रहे थे अबाउट द परफॉर्मेंस एंड ऑल, उन्होंने शुरुआत इस तरह से की कि देखो, वी हैड अ वेरी हाई एक्सपेक्टेशन फ्रॉम यू, क्योंकि जैसे तुम ज्वाइन की, तुम आते ही इतना हाई स्कोर्स करने लग गई थी, अब अचानक तुम्हारा इतना पुअर परफॉर्मेंस आ रहा है, तो एज अ कंपनी हमें भी तो सोचना पड़ेगा, फिर हम आगे क्या करेंगे। एंड फिर आई गॉट द शॉक ऑफ माई लाइफ कि फिर इन्होंने स्टेप इन किया कन्वर्सेशन में, एंड ही सेड दैट वैसे भी अभी शादी के बाद तुम्हें काम तो करना है नहीं, तो क्यों ना तुम यू जस्ट रिज़ाइन, यू जस्ट पुट डाउन योर रेजिग्नेशन एंड नोटिस पीरियड सर्व करके फिर तुम छोड़ दो। ये कन्वर्सेशन उन्होंने मेरे साथ अलग से नहीं किया, इस मीटिंग से पहले उन्होंने मेरे साथ ये कन्वर्सेशन कभी नहीं की। Right at that moment, in front of all these senior people in the office, that's when he chooses to bring this up. उस समय उन्होंने मेरे साथ ये बातें की, उस समय वहाँ पे उन्होंने मेरे सर पे ये बॉम्ब फोड़ा। And for some strange reason, these higher authority people are already his friends, पहले से ही उनका फ्रेंड है, तो वो लोग भी इनके बातों में आ गए and started saying हाँ या ठीक है, you know. मुझे तो कोई डिसीजन लेने का जगह ही नहीं दिया। इट वॉज अ स्मॉल कंपनी, अगर बड़े कंपनी होते तो कोई बड़े कंपनी में ऐसी बातें नहीं होती है, इस तरह से नहीं होता है, बट ये बहुत ही एक छोटा कंपनी था और छोटे सोच के लोग थे, तो उस टाइप के कंपनीज में ऐसी चीज़ें होती थी। दैट आई वॉज नॉट अवेयर कि ऐसा होता है, बट होता है अपेरेंटली। इन्फ्लुएंस अगर है किसी इंसान का तो ऐसा होता है, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। रिलक्टेंटली मुझे अपना रेजिग्नेशन पुट डाउन करना पड़ा और अपना नोटिस पीरियड सर्व करना था, बिकॉज मैं
अपने पुअर परफॉर्मेंस के वजह से मैं वहाँ कह भी नहीं सकती थी कि मुझे रख लो एंड ऑल, बिकॉज कंपनी इज़ टेलिंग मी कि तुम्हारा पुअर परफॉर्मेंस है इसलिए हम तुम्हें रखना चाहते नहीं हैं। एंड एट द सेम टाइम ये लोग भी इस तरह से सिचुएशन को देख रहे हैं कि वैसे भी तुम्हें ज़रूरत तो है नहीं, तुम तो शादी करके जा रहे हो, तो व्हाट्स द पुश। सो अगर मैं उस वक्त चाहूँ भी कि अपना परफॉर्मेंस उठाओ और अपने आप को साबित करूँ और मैं जॉब रखने की कोशिश करूँ, तो भी नहीं कर पा रही थी, बिकॉज़ ये इंसान इतने ज़्यादा मुझ पे हावी हो चुके थे मेंटली दैट ही वॉज नॉट लेटिंग मी वर्क, ही वॉज नॉट लेटिंग मी पुल अप माई परफॉर्मेंस, यू नो। इतना ज़्यादा मुझे काम पे फोकस नहीं करने देना, काम के वक्त आके डिस्टर्ब करना, बार बार बुला के उठा के ले जाना, ऑल दीज थिंग्स अगर होता रहेगा तो मैं काम पे फोकस करूँगी कैसे, किस तरह मैं अपना परफॉर्मेंस उठाऊँगी। और कहीं ना कहीं मैं भी तो शादी के एक्साइटमेंट में अपना दिमाग खपा रही थी ना कहीं मेरा भी तो ध्यान हट रहा था ना काम से। तो उस समय मुझे इतना इम्पोर्टेंट लगा नहीं कि मैं अपने काम पे फोकस करूँ, मुझे लगा ठीक है एक नौकरी गई तो दूसरी आ जाएगी। आई वॉज टेकिंग थिंग्स वेरी लाइटली। तो यहाँ पे मैं आपको एक और बात बोलना चाहूँगी कि कभी भी अपने लाइफ के डिसीजंस इस तरह मत लीजिए बेस्ड ऑन इमोशंस, स्पेशली फाइनेंशियल एंड करियर डिसीजंस। रिश्ते नाते इनका कोई भरोसा नहीं है, बट योर करियर हैज़ टू बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी। आप जो काम कर रहे हो, आप जिससे आपको पैसा मिल रहा है, अपना 100% उसमें दो, अपना फर्स्ट प्रायोरिटी उस चीज़ को बनाओ, ना कि बाकी की चीज़ें। आपको लगेगा कि हाँ घर इम्पॉर्टेंट है, हाँ रिश्ते इम्पॉर्टेंट है, लेकिन आपको तोल मोल करके देखना पड़ेगा कि कितने इम्पॉर्टेंट है। क्या यही लोग आपका साथ देंगे, आपके घर वाले जिनके बातों पे आके आप अपना काम छोड़ने का सोच रहे हो, क्या ये लोग सच में आपका दायित्व लेंगे, आपके खर्चे उठाएंगे? थिंक इट ओवर 100 टाइम्स बिफोर यू मेक सच अ डिसीजन कि आप जॉब छोड़ें। अगर आपको थोड़ा सा भी लगे कि आप पे दबाव आ रहा है, प्रेशर आ रहा है और अपने मर्जी से आप जॉब नहीं छोड़ना चाहते हो, तो डोंट मेक दैट मिस्टेक ऑफ लीविंग योर जॉब, जो मिस्टेक मैंने की। वेल फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली जो भी हो, कुछ दिनों में वो कंपनी भी उठ गई, ठीक है, तो वो कंपनी भी नहीं रही। अब इतने में हमारी शादी की सारी बातें हो चुकी थी कि हम शादी कर रहे हैं, एंड हमारा एक दूसरे से मिलना जुलना भी बढ़ गया। तो मैं बहुत बार ऐसे अपने घर में झूठ बोल के उनके घर जाती थी, उनसे मिलने, टाइम स्पेंड करने, बिकॉज बाय दैट टाइम माय जॉब वाज ओवर और मैं घर में उतना जल्दी बोलना नहीं चाहती थी कि मैंने अपनी जॉब से रिज़ाइन कर दी। तो ऐसे बहाना मार के, जॉब की बहाना मार के मैं वहाँ से निकल पड़ती थी उनसे मिलने, उनके घर में पूरा दिन रहती थी। एक्चुअली मैं जॉब नहीं जाती थी, तो मैं उनके घर में समय बिताती थी उनके साथ। और फिर मेरे सामने उनका एक और रूप सामने आया, जिसके बारे में मैं इस वीडियो के पार्ट 2 में बात करूँगी, क्योंकि अब तक वीडियो वैसे भी लंबी हो चुकी है। ये वाला वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करना चाहती हूँ। अगले वीडियो में पार्ट 2 में मैं और ज़्यादा डिटेल में बताऊँगी कि फिर इसके आगे क्या हुआ। यहाँ तक जुड़े रहने के लिए थैंक यू, और प्लीज़ आप बाकी के चैप्टर्स सुनिए, प्लीज़ मेरे साथ आखिर तक जुड़े रहिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी जिन्हें सुन के आई प्रॉमिस यू कि आप दंग रह जाओगे, आप सरप्राइज हो जाओगे। सो प्लीज़ जुड़े रहिए।